आदरणीय शेखर जोशी जी, आदरणीय रविंद्र वर्मा जी, अनिल राय जी, स्मिता रेखा राय जी और सभागार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी। गत वर्ष पूरी खामोशी से अमर कथाकार प्रेमचंद के ज्येष्ठ पुत्र श्रीपत राय की जन्म शताब्दी बीत गई। पूरे हिंदी समाज ने उन्हें याद तक नहीं किया। हिंदी की किसी भी साहित्यिक पत्रिका में उन पर दो शब्द नहीं आए। श्रीपत राय एक चित्रकार ही नहीं बल्कि एक कुशल संपादक, कद्दावर कथाकार, आलोचक और कला मर्मज्ञ थे। कहानी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने न केवल नए कथाकारों को मंच दिया बल्कि नई कहानी आंदोलन के वे दिशावाहक भी थे। श्रीपत राय कहानियों के गजब के पारखी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अकलंक मेहता के छद्मनाम से हंस में कहानियां लिखी थी, जो अपने वक्त में बहुत चर्चित हुई थी। लम्हे के इस विशेषांक में बतौर बानगी हमने उनकी कुछ कहानियां प्रकाशित की हैं। उनका साहित्यिक विवेक अद्भुत था। नए कहानियों पर लिखी उनकी टिप्पणियां, आलोचनापरक लेख और पुस्तक समीक्षाएं उनकी विवेचन क्षमता का नायाब नमूना है। बड़े चित्रकार होने के साथ साथ उनकी कला दृष्टि उनके कला पर किए गए अपरिहार्य महत्व के आलेखों में देखी जा सकती है। उनकी संपादकियों का संकलन कहानी की बात शीर्षक से सरस्वती प्रेस से प्रकाशित किया गया है, जिसे नई कहानी पर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए। कमलेश्वर ने उनके बारे में लिखा है कि श्रीपत राय ने नए लेखकों कथाकारों के लिए कहानी का मंच तैयार किया था और नए को आत्मसात कर नई कहानी आंदोलन को जन्म दिया था। वे स्वयं आंदोलनकारी नहीं थे, परंतु निरंतर आंदोलित रहना ही उनकी आदत थी। श्रीपत जी कहानी के केंद्र पुरुष नहीं थे, पर वे लगभग दशकों तक कहानी के केंद्र में थे। कहानी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कहानी के ऐसे नए प्रतिमान स्थापित कर दिए थे जिसके आधार पर नई कहानी और उसकी आलोचना पद्धति का आविष्कार हुआ था। 1957-58 के आसपास प्रकाशित श्रीपत राय के आज की हिंदी कहानी एक दृष्टि शीर्षक आलोचनात्मक आलेख में निर्मल वर्मा की कहानियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा था कि निर्मल वर्मा में अनुभूति की गहराई है, उसका अपरिहार्य दबाव भी वे अनुभव करते हैं, पर उनका मस्तिष्क उलझा हुआ है, इसलिए वो कोई सुस्पष्ट सुलझी हुई शक्तिशाली तस्वीर नहीं दे पाते। ये उनका दोष भी है और उनकी शक्ति भी है। इधर वे एक सधे हुए खिलाड़ी के भांति अपनी सारी शक्तियों के साथ सामने आ रहे हैं। उनसे बड़ी आशाएं की जा सकती हैं, लेकिन उनके अंदर वह आकुलता है जो समस्त कला की जननी है। अवश्य ही उन्हें अपनी झूठी अनुभूतियों, जिसे उन्होंने मस्तिष्क से उपजाया है, से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार अपने मानसिक विलास का शिकार हो जाने पर लेखक अपने आप को इस कुप्रभाव से मुक्त नहीं करता। इसी तरह शेखर जी के बारे में श्रीपत जी ने लिखा था कि शेखर जोशी में अनायास कहानी कह ले जाने की अद्भुत क्षमता है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कहानी गढ़नी नहीं पड़ती। उनकी कहानी जैसे गढ़ी गढ़ाई, सब ओर से काटी तराशी हुई, उनके मस्तिष्क से किसी कोटर से उतरकर किसी कागज पर लिख जाती है। ऐसी प्रतिभा एक अमूल्य देन होती है। छोटी सी बात से मनोवैज्ञानिक तत्व को वे इतनी खूबी से जामा पहनाते हैं कि वह एक मनोहारी कला के रूप में सामने आ जाता है। उदाहरण के तौर पर उनकी कहानियां दाज्यू या बदबू देखी, उनमें उद्घाटित सत्य इतना सरल है, पर उसको इतने हृदयग्राही आवरण में प्रस्तुत करना उन्हीं के वश की बात थी।
मानव स्वभाव की जितनी निर्मल झांकी उस पाद में मिली वो दुर्लभ है। यदि शेखर जोशी ने अपनी स्वाभाविक संपदा को आवश्यकता से अधिक न खींचा तो वे बहुत अच्छी कहानियां लिखी। ये सन 57-58 के आसपास की टिप्पणी है। लमही के श्रीपत राय पर केंद्रित इस अंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी उनके व्यक्तित्व से परिचित हो और उनके सृजनात्मक अवदान का बजरिए शोध मूल्यांकन कर सके। इस अंक में हमने त्रिलोचन शास्त्री, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, वल्लभ डोभाल, डॉक्टर हरदयाल, प्रयाग शुक्ल, अमर गोस्वामी के अलावा नासिरा शर्मा और पुष्पेश पंत के आलेख प्रकाशित किए हैं। भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी बिंदु अग्रवाल का आलेख के साथ साथ श्रीपत राय जी के सुपुत्र और सुपुत्री अनिल राय एवं सारा राय के संस्मरणात्मक आलेख भी सूचनात्मक और पठनीय है। श्रीपत राय पर अभी बहुत काम होना बाकी है। हमें उम्मीद है कि यह अंक नए लोगों को उन पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। शुक्रिया। लेख है जयराज ने अभी दिया, कोशिश करूंगा कि साफ शुरू पढ़ सकूं। आदरणीय शेखर जोशी जी, नवीन वर्मा जी, अनिल राय जी, स्मिता जी, जयराज जी, रत्ना जी और उपस्थित सभी लोगों के लिए सूचना कि प्रयाग शुक्ल के इस लेख का शीर्षक है अपने बारे में चुप। जब उनसे पहली भेंट हुई तो मैं कल्पना छोड़कर दिल्ली आ चुका था। फ्रीलांसिंग कर रहा था, निर्माण में नियमित रूप से कुछ लिखा करता था, कहानियां लिखना कुछ कम हो चुका था और कला रंगमंच की ओर आकर्षण बढ़ रहा था। एक तो इसलिए कि तब कलाओं को लिखना शुरू किया था, दूसरे इसलिए कि कलाएं मानो मेरे लिए लगातार एक नई दुनिया खोल रही जो इससे पहले मेरे लिए अपरिचित ही रही थी। श्रीपत जी उन दिनों दिल्ली में कोई मकान खरीदने की सोच रहे थे और उसी सिलसिले में दिल्ली आए। सो यह पहली भेंट दरियागंज के एक होटल में हुई थी जहां मैं, अशोक सिकसरिया, महेंद्र भल्ला, प्रबोध कुमार जो श्रीपत जी के भांजे और हमारे मित्र थे, श्रीपत जी से मिलने गए। उन्हीं के निमंत्रण और आग्रह कुछ और लोग भी थे। हम सबसे वह बड़े प्रेम पूर्वक मिले थे और इस बात का जरा सा भी आभास या भान नहीं होने दिया था कि वे हमसे उम्र और अनुभव में काफी बड़े हैं। इस पहली भेंट की छाप मन पर कुछ इस तरह पड़ी थी कि उनसे एक आदर भरा अपनत्व जोड़ने में आगे फिर कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। वे प्रेमचंद के ज्येष्ठ पुत्र हैं, प्रतीक के दिनों में भी पहले से अज्ञेय के मित्र हैं। शेखर समेत अज्ञेय की कई अन्य पुस्तकें उन्होंने ही प्रकाशित की हैं। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, जैनेन्द्र सबके स्नेह भाजन रहे हैं। कहानी और उपन्यास जैसी पत्रिकाएं उन्होंने अपने उद्यम से शुरू की और चलाई। आदि आदि बातें उनसे मिलते हुए मन के भीतर रहा करती है और यह बात तो सबसे ऊपर रहा ही करती थी, मानो उनके माध्यम से यह कहीं से प्रकट नहीं होता था कि इतनी तरह के महत्व उनके साथ जुड़े हुए। बोली बानी, पहनावे सब में एक सादगी ही झलकती थी। राय अवश्य व्यक्तियों और घटनाओं पर जो बड़े दोषपूर्ण ढंग से ही व्यक्त करते थे और उनका अट्टहास वह भी तो कभी कभी बहुत कुछ कहता था, पर कुल मिलाकर वे एक ऐसे व्यक्ति ही बराबर लगते रहे जिसके पास कभी भी जाया जा सकता है, कैसी भी निजी दुख सुख की बातें की जा सकती हैं और दुख कष्ट के क्षणों में उनके होने के आश्वासन पर भरोसा किया जा सकता है। श्रीपत जी ने जब R7 हौज खास वाला मकान खरीद लिया और साल में इलाहाबाद से आकर कई महीने वहां रहने लगे
तो वह हम सब के लिए एक अड्डा बन गया। कितनी शामें दोपहरें वहाँ बिताई होंगी कोई गिनती नहीं। उन दिनों जब वह दिल्ली में होते थे तो उन्हें बिना फोन किए हुए वहाँ जाया जा सकता था। अव्वल तो वह घर से बाहर कम ही निकलते थे और अगर कहीं चले भी जाते थे तो देर से देर 8 के करीब लौट ही आते। वहाँ जाकर उनसे बिना मिले लौटना पड़ा हो इसकी याद नहीं। 2-4 बार उनकी प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ी है। वह अकेले हों या इलाहाबाद से उनके परिवार के लोग भी छुट्टियों में आए हों। घर पर खाना कई अतिथियों का ही बनता था, क्योंकि वहाँ अचानक भी कोई भी दिल्ली या दिल्ली से बाहर से कभी भी आ सकता था। उनकी मित्र मंडली बड़ी थी और अनंतर उनके बेटे बेटियों के मित्र और सहेलियां भी अतिथियों में शुमार होने लगे थे। सो हर शाम एक जमघट लगा रहता था। उनके बड़े बेटे मुन्नू अतुल के तो हमारे मित्रों में पुष्पेश पंत, मुक्तेश पंत, रमेश दीक्षित, संजोग है रमेश यहाँ बैठे हुए हैं, आदि से भी संबंध मित्रवत हो ही गए। सो श्रीपत जी की मंडली में भी वे शरीक रहते थे और मुन्नू की मंडली में भी सारा राय तब अपेक्षाकृत छोटी ही। कहानियां लिखने की शुरुआत तब उन्होंने की नहीं थी, पर घर के वातावरण के कारण उनमें भी साहित्य के प्रति पर्याप्त रुचि विकसित हो रही। तभी आगे चलकर उन्होंने समकालीन हिंदी कहानियों के अंग्रेजी में अनुवाद करने शुरू किए और स्वयं बहुत अच्छी कहानियां लिखी। श्रीपत जी के छोटे बेटे भी बेहद विनयी और संकोची थे। परिवार और पिता के संस्कार उन्हें भी मिले, पर R7 हाउस खास में उनसे मेरी कोई खास बातचीत हुई हो। श्रीपत जी के सफदरजंग एन्क्लेव वाले मकान में जो उन्होंने R7 को बेचकर किराए पर लिया था, पर उसकी बातें बात। R7 में जहरा श्रीपत जी की पत्नी से भी कई बार भेंट हुई। हम उनकी कहानियां कहानी में पढ़ते रहे थे और उनके प्रशंसक भी थे। वे जब इलाहाबाद से दिल्ली आती थीं कुछ दिनों के लिए तो स्वभावतः घर कुछ अधिक अनुशासित और व्यवस्थित लगने लगता था। उनका स्नेह भी हम लोगों को मिला। श्रीपत जी के परिवार और परिजनों को प्रतीत और जानकारी मुझे लेकर बराबर रहती थी कि दिल्ली में श्रीपत जी से मिलने वालों से मैं श्रीपत जी का विशेष रूप से स्नेह भाजन और मेरे प्रति उनकी जो आत्मीयता थी वह उनसे आरक्षित रह भी नहीं सकती थी। सो सभी मुझे परिवार के एक सदस्य के रूप में ही देखने लगे। लेकिन हौज खास वाले घर की उस स्मृति से स्वयं स्मृति के बारे में एक बात विशेष रूप से कौनती है बार बार, वह यह है कि हम जिन दिनों दोपहरों शामों के साझेदार होते हैं और जीवन का कोई विशेष हिस्सा हम जिन जगहों और व्यक्तियों के बीच जीते हैं, बड़ी आत्मीयता और अंतरंगता से जीते हैं, उसके ब्यौरे जरूरी नहीं कि हमें याद रहे। सो अगर आज मुझसे कोई वहाँ बीती घटनाओं, बातों और तरह तरह की चर्चाओं के बारे में कुछ पूछे तो मैं सिलसिलेवार क्या असिलसिलेवार भी शायद ही कुछ बता दूं। पर विचित्र होते हुए भी सच है कि बताने के लिए मैं कई ब्यौरे भले में गिना पाऊँ और वहाँ के उन दिनों के स्नेही वातावरण की कोई रंग रेखा सुगंध आप तक न पहुँचा पाऊँ, पर वह सब मेरी स्मृति में, बोध में, कौंध में साक्षात है, जिसे मैं अपने तई किसी हद तक फिर से जी ले सकता हूँ। स्मृति कोश से ही तो बनता है और हमारा बहुतेरा बोध चीजों को लेकर हमारा बोध। श्रीपत जी जब R7 वाले मकान में रहते थे तो गर्मियों में कई बार रानीखेत चले जाते थे और यह सिलसिला संभवतः उनके इलाहाबाद से दिल्ली आने से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दिनों रानीखेत में राम कुमार जी कई बार होते थे, जो श्रीपत जी के पुराने मित्र रहे हैं। श्रीपत जी ने चित्र रचना की शुरुआत ठीक कब की थी यह तो मैं नहीं जानता, पर इसका आभास जरूर है कि रानीखेत इस मामले में उनके लिए उभर रहा है। फिर बनारस में एक बार राम कुमार जी और हुसैन पहुंचे थे और श्रीपत जी से हुसैन की घनिष्ठता भी कुछ और बढ़ी। R7 के साथ स्मृति राम कुमार और हुसैन से भी जुड़ी थी और एक शाम की तो अच्छी तरह याद है जब दोनों वहाँ थे। उस शाम की याद अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में हमारे मित्र रमेश दीक्षित ने फिर दिलाई और कहा कि कैसा रोमांच उस शाम राम कुमार हुसैन को इतना निकट पाकर हम युवा लोगों को हुआ था। और राम कुमार जी के साथ तो मैं स्वयं एकाधिक बार वहाँ गया हूँ। बहरहाल यह वह दौर भी था जब श्रीपत जी न केवल स्वयं चित्र रचना कर रहे थे और चित्रों की प्रदर्शनियाँ भी, बल्कि कला जगत से यूँ भी उनकी अंतरंगता बढ़ रही थी। और तैयब मेहता हो या बाल छाबड़ा या अकबर पद्मसी या कृष्ण खन्ना, सबसे उनका परिचय भी बढ़ रहा था। मेरे लिए भी ये दिन थे जब मैं कला जगत की गतिविधियों से उत्तरोत्तर जुड़ रहा था, कला प्रदर्शनियां देखने और कला पर लिखने के प्रसंग से। श्रीपत जी के साथ मेरे संबंधों का एक सूत्र व कला चर्चा भी बनी थी, जो उनके यहाँ हौज खास जाने पर
प्रायः होती ही। उन चर्चाओं से मुझे बहुत कुछ मिलता था और कला पर, देसी विदेशी कलाकारों पर होने वाली उस खुली बातचीत का मेरे लिए एक अतिरिक्त आकर्षण रहता था। सो R7 की ओर शामों को कदम प्रसन्नतापूर्वक और उत्सुकतापूर्वक भी पढ़ते थे। कभी कभी ऐसा भी संयोग होता था कि किसी अन्य व्यक्ति के आ जाने से पहले हम दोनों ही किसी साहित्य कला चर्चा में संलग्न रहते थे। श्रीपत जी रोज ही शाम को चाय के बाद कोई 7 साढ़े 7 बजे ड्रिंक्स का सामान निकालते थे। विस्की, रम, गिलास में तो निश्चय ही बहुत थोड़ी मात्रा में पीने का क्रम खाने से पहले तक चलता रहता था। 9-10 बजे रात तक जब जैसे अतिथियों खाने के लिए रुकने वाले या बिना खाए ही जाने की इच्छा पहले से प्रकट कर चुके हों, उसी के अनुरूप चुस्कियों के साथ चलती रहती थी बातचीत। आसपास होते थे दीवारों पर उनके नए पुराने चित्र। R7 के दिनों तक न तो टीवी वैसा लोकप्रिय हुआ था, न ही तब आज जैसे चैनल थे। सो टीवी तब श्रीपत जी उस तरह नियमित रूप से और लगातार नहीं देखते थे जिस तरह की बाद के वर्षों में सफदरजंग वाले मकान में देखने लगे थे। सो तब चर्चा और बातचीत ही दृश्य में रहते थे। रविंद्र संगीत का और अन्य रिकॉर्ड्स का उनके पास बहुत अच्छा संग्रह था, पर मेरा अनुमान है कि संगीत वो प्रायः अकेले में ही सुनते थे। R7 का डाइनिंग बड़ा ही था, मकान भी बड़ा और 2 मंजिला था। डाइनिंग में भारी भरकम सोफे और कुर्सियां थी, पर जरूरी फर्नीचर, किताबों और चित्रों के अलावा उनके घर में और आलतू फालतू या तामझाम का सामान कभी दिखाई नहीं पड़ा। सो कुल मिलाकर वातावरण में सूरज, सादगी और शालीनता ही प्रकट होती थी। प्रकाशन में R7 तक उनकी दिलचस्पी बनी रही थी। सो उनका कुछ समय तो दिल्ली ऑफिस जाने में और कुछ नई योजनाएं बनाने में बीतता ही था। इन्हीं में से एक योजना के तहत उन्होंने सरस्वती बाल गीत नाम से बच्चों के लिए लिखी मेरी कविताएं प्रकाशित की और कहानी पत्रिका में मेरा एक नियमित स्तंभ शुरू किया था, जिसमें मैं प्रायः साहित्यिक सवालों प्रसंगों पर लिखा करता था। श्रीपत जी अपनी ओर से अधिक बोलने वालों में से नहीं थे, चर्चा में हिस्सा जरूर लेते थे और प्रियजन उनसे कोई सवाल करे तो उसके प्रश्न का उत्तर तब तक देते रहते थे जब तक वह संतुष्ट न हो जाए। जब हम दोनों के अलावा कोई और नहीं होता था तो मैं ही कुछ सवाल पूछकर बातचीत को आगे बढ़ाता था। प्रसाद जी के बारे में मेरे किसी प्रश्न के जवाब में उन्होंने एक बार कहा था कि वह मुझे यानी श्रीपत जी को पुत्रवत प्यार करते थे, कि उनके व्यक्तित्व में गजब की शालीनता थी, तो उनके साथ बिताए हुए समय को मैं कभी भुला नहीं सकता। जयेंद्र जी के लिए भी उनके मन में बड़ा गहरा सम्मान था। एक दिन उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली आता था तो उन्हीं के साथ ठहरता था। बाहर गली में ही चारपाइयाँ बिछ जाती थी। दरियागंज में तरह तरह की चर्चा चलती रहती थी, फिर पता नहीं कब नींद आ जाती थी। कई बार सुबह उठने पर जयेंद्र जी कहते, रात एक कहानी लिखी गई है, लो देखो। मैं पढ़ने बैठता तो पढ़ता ही चला जाता, कहीं कोई काट कूट नहीं, ऐसी अचूक कि एक शब्द इधर से उधर न किया जा सके। मैं अचरज से भर उठता था। जयेंद्र जी की वैसी कहानियां पढ़ने के बाद मुझसे न जाने कब कहानी लिखने की हिम्मत ही छूट गई। आज की पीढ़ियां नहीं जानती होंगी कि श्रीपत जी कभी कहानियां भी लिखा करते थे और वे चर्चित भी हुई। स्वयं मुझे उनकी कहानियां पढ़ने का कोई विशेष स्मरण नहीं है, और हम उनके इस पक्ष से भी तथ्यात्मक रूप से कुछ परिचित जरूर रहे। कभी कभी सोचता हूँ कि यह बात कुछ पीड़ाजनक ही है कि उन्होंने कहानियां लिखना शुरू करके कहानियां लिखना भी छोड़ा और चित्र रचना शुरू करके उसे भी तिलांजलि दे दी। बाद के वर्षों का उनका सिरे से वीतरागी स्वभाव कहीं इसलिए भी तो नहीं बना था कि वे रचना विरत हो चुके थे या अपने रचना विरत हो जाने की स्मृतियों से भीतर कोई टीस अनुभव करने लगे। क्या कर सकते हैं, पर उनसे जो चीज़ सबसे अधिक सीखी है और जो उन्होंने स्वयं लगभग अंत तक निभाई थी, वह साहित्य और कलाओं के प्रति सतत संलग्न और उत्सुक बने रहने से मिलने वाली परितृप्ति, जो किसी और तरह से प्राप्त ही नहीं की जा सकती। वे अगर कहानियां न भी लिखते, चित्र न भी बनाते, लेख टिप्पणियां आदि न भी लिखते, तो भी आधुनिक हिंदी साहित्य और रचना जगत को उनका योगदान अविस्मरणीय ही माना जाता। वे युवक ही थे जब प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था, और वह एक अलग ही कहानी है कि किस तरह उन्होंने पिता के देहांत के बाद पुस्तकों का एक नई तरह से प्रकाशन किया, कई पुस्तकों को उनके बिके हुए कॉपीराइट से मुक्त कराया और अत्यंत सुरुचि के साथ उन्होंने प्रकाशित किया। प्रेमचंद की रचनाओं का सुरुचिपूर्ण प्रामाणिक पाठ उनके और अमृत राय जी के बिना संभवतः उस तरह सुलभ ही न होता जैसा कि हिंदी जगत को सुलभ होता। सरस्वती प्रेस के अन्य प्रकाशन भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं रहे, फिर उपन्यास और कहानी के माध्यम से हिंदी और भारतीय कथा जगत की उन्होंने जो वास्तविक सेवा की वह तो अन्यतम है, और कभी भी इन पत्रिकाओं का इतिहास अलग से लिखा जाना चाहिए।
रांगिया राघव से लेकर शेखर जोशी तक की कहानियां कहानी में प्रकाशित होकर चर्चित हुई। भीष्म साहनी, राम कुमार, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, कमलेश्वर, अमरकांत, शैलेश मटियानी, रमेश चंद्र शाह, श्रीराम वर्मा, अशोक सक्सेना, कोई भी नाम लीजिए, वह आपको कहानी से भी जुड़ा हुआ मिलेगा। सरस्वती प्रेस से ही कृष्ण बलदेव वैद का उनका बचपन पहली बार प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी के बारे में स्वयं वह बहुत कम बातें करते थे, अन्य कोई करता था तो उसे सुनते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा था कि पिता की स्मृति आपके मन में किस रूप में उभरती है। जवाब में उन्होंने कहा था, इस रूप में जब भी उन्हें देखता यही पाता कि वे कुछ लिख रहे हैं। माँ शिवरानी देवी से ही अधिक संवाद होता था। पिता के साथ बातें करने की वैसी स्मृति नहीं है, पर जाहिर है कि पिता पर उन्हें स्वाभाविक रूप से अत्यंत मान था, जिसे वह कहकर भले न जाहिर करते रहे हों, पर पिता की चर्चा के दौरान वह उनके चेहरे पर प्रकट होता था। जरूर ही अध्यवसाय की सीख उन्हें पिता से मिली होगी। R7 में मैंने उन्हें बहुत काम करते हुए भी देखा है। पांडुलिपियां पढ़ना, उन्हें संपादित करना, चिट्ठियां लिखना, यहाँ तक कि कभी कभी प्रूफ भी पढ़ना जैसे बहुतेरे काम वे करते थे। आरंभिक दिनों के संघर्षों ने उन्हें बहुतेरे कटुतिक्त अनुभव भी दिए थे। वे निश्चय ही उन व्यक्तियों में से थे जो संघर्षों की तीखी आंच में तप कर निकलते हैं। हिंदी की कई पीढ़ियों को उन्होंने निकट से देखा जाना था। एक समय मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन जैसे लेखक कवि सरस्वती प्रेस से जुड़े थे। संस्मरण भी उनके बहुतेरे थे, पर उनका साझा वे सबसे करते नहीं थे। शायद उनकी जरूरत भी महसूस नहीं करते थे। मैं उनसे कहता जरूर रहता था कि उन्हें अपनी कहानी भी लिखनी चाहिए। कहानी के उनके संपादकीयों की पुस्तक कहानी की बात, संभवतः यही नाम है, उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी, पर उनकी कहानी तो लिखी नहीं गई और अब कोई एक व्यक्ति संभवतः लिख नहीं सकता। वह कई लोगों के संस्मरणों से ही पूरी हो सकती है। उनके आलोचक न हो या न रहे हो सो बात नहीं। कई मामलों में उनकी अंधारता, उदासीनता के किस्से भी स्वयं मुझे कम सुनने को नहीं मिलते रहे, पर मैंने उन्हें जिस रूप में स्वयं जाना उसमें उनके गुण ही प्रमुख रहे हैं और उनका वत्सल भाव ही मेरे हिस्से में आया है। जब ललित कला अकादमी की पत्रिका समकालीन कला के प्रवेशांत सहित 2 अंक मैंने संपादित किए थे अतिथि संपादक के रूप में, तो मेरे आग्रह पर श्रीपद जी ने नंदलाल बसु की कला पर एक सुचिंतित लेख लिखा। हिंदी में साहित्येतर विषयों पर भी अच्छी सामग्री सुलभ हो, इसके वे प्रबल आग्रही थे। R7 से उनके सफदरजंग वाले मकान तक कई वर्षों में मैंने अपने लिए उनका स्नेह और प्रेम भाव ही जाना है। मेरे पास उनके संस्मरणों की भी कमी नहीं है, पर फिलहाल मैं बस करना चाहता हूँ। मेरी उनसे अंतिम भेंट देहांत से कुछ ही दिनों पहले की बात है। वह दिल्ली में अचानक बहुत अस्वस्थ हो गए थे और उनके बड़े बेटे अतुल उन्हें इलाहाबाद ले गए। जब मैं इलाहाबाद में उनके घर पर उनसे मिलने गया था, तब उनकी साली, कथाकार मुगल महमूद और पत्नी जहरा राय का देहांत हो चुका था कुछ दिनों के अंतराल में, और मालूम हुआ था कि वे स्वयं किसी गहरे धक्के में हैं। अतुल और सारा ने उन्हें मेरे आने की खबर की तो वे कमरे से बाहर आए। मैं उठकर खड़ा हुआ तो वे बोले, ओहो तो तुम हो, बैठो बैठो, और पलट कर चल दिए। अतुल और सारा चाहते थे कि मैं रुकूं, वे कुछ देर बाद अवश्य आएंगे, पर मैंने मना किया। कहा नहीं, उन्हें दोबारा प्रदेश भेजकर परेशान न करें। निश्चय ही वह किसी भारी धक्के में थे। कुछ ही दिनों बाद उनके देहांत की खबर आई थी, पर हम तो मालूम उन्हें पहले ही खो गए। धन्यवाद। विजय राय जी का आभारी इस महत्वपूर्ण आयोजन में उन्होंने मुझे शिरकत करने के लिए मौका दिया। मैं शायद इलाहाबाद न पहुंचता अपनी नौकरी के सिलसिले में, कहानी पत्रिका न होती, श्रीपद जी, भैरव जी और अमित राय जी जैसे अग्रज न होते, तो मैं दिल्ली में कभी सम्मेलनों में तालियां बटोरता रहता और तुकबंदी करता।
मैं जो कुछ थोड़ा बहुत सार्थक लिख पाया उसका श्रेय इलाहाबाद को है और इन विभूतियों को है और शहर की एक साहित्यिक जो परंपरा थी उसको है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मित्रों, सामान्य रूप से पत्रिकाओं के विशेषांक कवियों, लेखकों और कभी कभी नामवर आलोचकों पर केंद्रित रहते हैं। उन लोगों को बुला दिया जाता है ऐसे मौके पर जो नेपथ्य में रहकर लेखकों से कहीं ज़्यादा साहित्य की संवर्धन में, सेवा में अपना जीवन को पा देते हैं। मुझे इलाहाबाद की दो विभूतियों की याद आ रही है और दोनों के जीवन में काफी कुछ साम्य है। पहले इंडियन प्रेस के संस्थापक श्री चिंतामणि घोष, उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, बनारस में उनका देहांत हो गया। तब चिंतामणि जी की आयु ज़्यादा नहीं थी। उनकी माता जी ने वापस बंगाल जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में बंगाल में विधवाओं की बहुत ही वैसी स्थिति थी। दूसरा ये है कि उनको तीर्थ स्थान में रहने की इच्छा थी, तो उन्होंने इलाहाबाद में रहने की इच्छा व्यक्त की, तो माँ बेटे इलाहाबाद में आगे बस गए और जीविका के लिए उन्होंने पायनियर प्रेस में नौकरी कर दी। मेधावी व्यक्ति थे। उनके मन में एक साथ थी वहाँ काम करते हुए कि कभी मेरा भी अपना प्रेस हो। पायनियर में एक विज्ञापन निकला, एक हैंड प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस नीलाम होना है, तो उन्होंने जोड़ तोड़ करके उसको खरीद लिया और इस तरह से इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। और ये वही इंडियन प्रेस है। एक हिंदी भाषी होते हुए उन्होंने सरस्वती पत्रिका का समारंभ किया। बहुत बारकी आदमी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक नियुक्त किया और हिंदी साहित्य को एक अद्भुत जीवन दान किया। कल्पना कीजिए 1915 में हिंदी की अमर कहानी चंद्र शर्मा द्विवेदी की सरस्वती में प्रकाशित हुई। निराला जी, महादेवी जी, सुमित्रानंद पंत जी, इन सब का साहित्य जो है सरस्वती में प्रकाशित होता था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत विद्वान आदमी थे। अलग अलग विषयों पे, साहित्येतर विषयों पे भी लिखते थे। चिंतामणि घोष की तरह बहुत कम उम्र में, जब अगर ये श्रीपतिगढ़ से स्तरीय ऐसा बताया गया है, तो जब प्रेमचंद जी का देहांत हुआ तो उनकी उम्र मुश्किल से 18 साल रही होगी। और 18 साल की उम्र में उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी कि जो अमूल्य अवदान प्रेमचंद जी का था उसका साज संवार उन्होंने बहुत मेहनत से कीर्तन साहित्य को प्रकाशित किया।
उसको जनता तक पहुंचाया और कहानी पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से शुरू किया करीबन। वो शायद पहले कुछ अंक उसके बनारस से भी निकले और वो भी पारखी आदमी थे। उन्होंने अपने संपादकों में भैरव प्रसाद गुप्त, जो पहले माया में यशस्वी संपादक रह चुके थे, उनको बुलाया और उनके सहायक के रूप में अमरकांत को लिया और कहानी पत्रिका ने वो कीर्तिमान स्थापित किए कि उस जमाने में नई कविता का बड़ा शोर, नई कविता के शोर के पीछे प्रगतिशील कविता को थोड़ा सा कमतर दिखाने का भी मंशा है। लेकिन कहानी पत्रिका ने कहानियों के माध्यम से, अपने नववर्षांकों के माध्यम से वो कीर्तिमान बनाए कि नई कविता पीछे रह गई और साहित्य के केंद्र में कहानी विधा आ गई। श्रीपत जी स्वयं बहुत अच्छे आलोचक थे। जो नववर्षांक में वार्षिक जो सर्वेक्षण वो करते थे, उसमें बहुत गहरी बैठ होती थी और उनकी साहित्य के प्रति जो है उनकी समझ उसमें लगती थी। केवल कहानी पत्रिका नहीं, उन्होंने एक उपन्यास पत्रिका भी शुरू की थी। उमराव जान आजाद, कृष्ण बलदेव वैद का उसका बचपन, हेलन पेटन की क्राइंग माय बिलोवेड कंट्री का अनुवाद और कितने मराठी, गुजराती, गुजराती नहीं, मलयालम उपन्यास, इन्होंने पाठकों को साहित्य के प्रति एक नया संस्कार दिया। कहानी आंदोलन ने, मुझे याद है, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा समिति ने उस जमाने में एक बृहद पुस्तक निकाली थी, संग्रह निकाला था, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ, और उसमें 75% कहानियाँ कहानी पत्रिका में छपी हुई थी। ये आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कहानी पत्रिका का क्या स्तर रहा हो। जी परिवार के प्रति भी कैसे रहे होंगे, इससे अंदाज लगता है कि उन्होंने अमित राय जी को, जो कि बड़े मेधावी छात्र थे और उनको उनकी पढ़ाई में अवरोध नहीं किया, और अमृत जी अपने अध्ययन काल के बाद साहित्य की ओर मुड़े और वामपंथी राजनीति की ओर मुड़े, और वो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत लंबा, गिरिजा कुमार माथुर ने अमित राय जी का लिया था आकाशवाणी के लिए, शायद अभी आर्काइव में कहीं हो, पुस्तक रूप में तो उपलब्ध है वो। तो उसमें एक बार मजेदार प्रसंग आता है। वो बताता है कि अमित राय कैसे कट्टर मार्क्सवादी हो गए थे। उनकी शादी की बात चल रही थी, झांसी की रानी कविता की यशस्वी कवित्री, उनकी सुपुत्री सुधा जी का परिवार कट्टर कांग्रेसी था। सुधा जी के पिताजी आंदोलन में जेल चले गए थे
भावी दामाद को बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। तो वो पेरोल पे 2 दिन के पेरोल पे घर आए और भावी दामाद और भावी ससुर में राजनीति में बहस चढ़ती और इतने जोर जोर से बहस होने लगी थी कि घर वालों को लगा कि ये शादी नहीं होगी। लेकिन जब अमृति वापस आ गए तो राजी के पिताजी ने कहा कि लड़का तेज शादी हुई। अमृत जी सर्वग्रस्त हुए, प्रकाशन भी चला उनका और उनकी भी साहित्य में बड़ी तेज रही। कलम के सिपाही जैसी जीवनी उन्होंने लिखी, बहुत अच्छे अनुवाद किए। निकले दोस्तोयेवस्की के अग्नि की इच्छा और इसकी और भी बहुत बड़ी काम। तो ऐसे लोगों ने और खासतौर से श्रीपत जी ने नेपथ्य में रह हिंदी साहित्य की जो सेवा की उस करनी है और उन पर ये आज जो ये अंक निकाला है ये प्रतीक्षित था, होना चाहिए था और उनकी जीवनी भी लिखी जानी चाहिए। वर्मा जी, आदरणीय शेखर जोशी जी, अमित राय, स्मिता रेखा, विजय राय जी, रत्ना जी, मित्रों, मुझे विजय राय जी ने यहाँ पर श्रीपत जी के बारे में कुछ बोलने के लिए मौका दिया। दरअसल श्रीपत जी से मैं मिला में एम.ए. करने के बाद 69 में जिनका जिक्र आया सुभाष चौहान जी, उनके भाई सुभाष चौहान जी के भाई मेरे टीचर थे। मैंने सागर यूनिवर्सिटी से एम.ए. कर रहा था और उनके विजय चौहान जी मेरे प्राध्यापक थे। तो विजय चौहान जी ने ही मुझे दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया और दिल्ली जब मैं जा रहा था तो उन्होंने जो कुछ नाम गिनाए थे तो गिनाए थे दोस्तों के, उन्होंने खास तौर से किया था मुझे जाते ही श्रीपत जी से फिर जरूर करनी चाहिए, उनके लिए चिट्ठी लिया रखी थी। मैं गया सप्रा हाउस में हॉस्टल हुआ करता था दिल्ली में, गेस्ट हाउस, उनकी गेस्ट हाउस कहते हैं उसको। तो मैंने कोशिश की मगर मैं थोड़ा सा दिल्ली से परिचित नहीं था, पहली बार दिल्ली गया था। तो कुछ दिनों बाद पुष्पेश पंत सिंगापुर गए थे, वो ला गए तो उन्होंने बताया कि जाना था विजय चौहान ने टिकट भी किया था। तो मैं श्रीपत जी से 69 में पहली बार मिला, 69 की आखिरी बार छोड़। जब मैं गया उनके यहाँ मेरे लिए पहली बात तो अद्भुत यही थी कि वो उस घर का एक रास्ता तो बड़ी सड़क पर खुलता था, मेन गेट, जिस रास्ते ज़्यादा आना जाना होता था पीछे गली की तरफ था। तो उस गली की तरफ से लोग गए, मैंने घुसते ही मेरी आंखें विस्फलित रह गई सर्च में। मैं 2 ऐसे दिग्गजों को एक साथ एक कमरे में देख रहा था चाय पीते हुए, उस वक्त था गए 9 बजे करीब, कि जिनके नाम हमने दिनमान में पढ़ रखे थे। मैं कस्बाई आदमी, लखनऊ और सागर में पढ़ा हुआ, तो बड़ा होता कुछ था नहीं। एक तरफ बैठे हुए थे पीसी जोशी, बड़े सीनियर पीसी जोशी, कम्युनिस्ट आंदोलन के योद्धा, और एक तरफ बैठे हुए थे आगे। तो पुष्पेश का थोड़ा परिचय लोगों से था, तो पुष्पेश ने एक नाम के लिए परिचय हम लोगों का भी कराया। तो मेरे लिए यही था मैं आगे को और पीसी जोशी को एक साथ वहाँ पर देख रहा हूँ। वजह ये थी कि पीसी जोशी के बेटे उस गली के दूसरी तरफ फर्स्ट फ्लोर पे अपने बेटे के साथ रहते थे, चांद जोशी के साथ। उन दिनों से गठित समस्या थी उनको, तो नीचे रहना था उनको, तो श्रीपत जी के घर में वो निवास कर रहे थे कुछ दिन के लिए। अज्ञे जी कहीं बाहर से आए थे, तो हमको उन लोगों के साथ में जब चाय पीने का मौका मिला, मेरे लिए अब तक वो एक याद है कि मैं एक साथ पीसी जोशी और अज्ञे जी के साथ एक साथ उनके साथ में मिलने का मौका मिला। यार सेलिन की वजह से संभव था। आज सेलिन के साथ बाकी बहुत चीज़ें श्रीपत जी के बारे में रियाज ने कहा, बहुत सारी शामों में उनका स्नेह मिलता रहता था। एक बात अद्भुत लगती थी घर के बारे में। वो आज सेलिन घर इतना मशहूर हो चुका था कि दिल्ली में जिक्र होता था श्रीपत जी जाना है, और खास की बात नहीं होती थी।
R7 का मतलब होता था कि श्रीपाद राय का घर और हाउस खास के R ब्लॉक का 7 नंबर का मकान ये निश्चित था। मुझे जो अद्भुत 2 चीजें लगी वहां पर घर में, एक ये था कि वो पहला घर मैंने देखा था जहां पर डाइनिंग टेबल के ऊपर पंखा नहीं था, डाइनिंग टेबल के आसपास पंखा नहीं था, और जहाँ के हर बाथरूम में पंखा था। तो मैंने किसी कहवाई हरने के लिए बस बल्कि उसके लिए तो मैं बाथरूम में पंखा देखकर मुझे अद्भुत लगा था कि बाथरूम पे पंखे थे और डाइनिंग टेबल के ऊपर पंखा नहीं था एक बाथरूम। दूसरी बात ये कि जिस अट्टहास का जिक्र प्रयाग में किया है वैसी उन्मुक्त निश्चल निष्कपट हंसी मैंने कभी देखी नहीं उसके पास से। वो इतनी हर बात पर जिस तरह से हम लोग चाचा कहते थे तो जिस तरह से वो हंसते थे उसमें बिल्कुल कोई कलुष नहीं, किसी के लिए कोई उपहास की बात नहीं, एक स्वयं में अपने आप में बिल्कुल अपनी भावनाओं को पूरे उल्लास के साथ व्यक्त करने का अभाव रहता था उस हंसी में। चाचा के बारे में बात की गई कुछ किताबें हैं, उसका बचपन का जिक्र शेखर जी ने किया, अकेले की किताबें दोनों शेखर जी के नदी का द्वीप भी छपा हुआ है, सरस्वती प्रेस से छपा हुआ है। तो तमाम बड़े कहना चाहिए उस वक्त के लेखकों को उन्होंने अपने उसमें छापा है। जब मैं पुष्पेश के साथ मिला था उनसे दूसरी तीसरी मुलाकात में, उन्होंने कहा पुष्पेश एक पहाड़ की एक हुआ करती थी लिखने वाली, अच्छा नाम था, जयंती नाम था उसका, और मैंने उसकी कहानी छापी थी। वो शांति निकेतन वगैरह में रही थी और वो 2 बहनें हुआ करती थी, एक चंसी थी, शिवानी थी, जानते हैं लोगों को थोड़ा कोई। उनका जयंती मेरी माँ है, पुष्पेश ने कहा जयंती तो मेरी माँ है, और अभी तक इस बात को बड़े गर्व से याद करती है कि कहानी में छपी थी यहाँ पर भी। तो श्रीपद राय ने कहा कि मिलाना फिर। तो एक बार हम लोग पुष्पेश की माँ को लेकर, हम पुष्पेश साहब था, आज से दिन गए भी और उनकी माँ को मुझसे मिलाया भी था श्रीपद जी से वहाँ पर। दूसरी बात श्रीपद जी कह था कि रामकुमार जी से उनकी बड़ी मित्रता थी और रामकुमार जी की का भी कहानी संग्रह पहला सरस्वती प्रेस से छपा था, हुस्ना बेगम और अन्य कहानियाँ। तो मेरे पास किताब है भी, श्रीपद जी को हम वही लाया था मैं, हुस्ना बेगम और अन्य कहानियाँ, ये कहानी संग्रह वही सरस्वती प्रेस से छपा था। एक बात था उस समय 69-70 के और 73 तक के सालों में आज से भी हिंदी के साहित्यकारों का एक ऐसा दौर हुआ करता था कि जहाँ विभिन्न विचारधाराओं की, और ये दौर भी था कि जब अजय सिंह जैसे लोग तमाम सक्रिय थे, तमाम नौजवानों में नक्सलवाद का भी असर था। श्रीपद जी के घर पे हर तरह के लोग मुलाकात हुए, अशोक सचरिया, प्रयाग फूल, महंत बल्ला, ये थोड़ा सा डॉक्टर लोहिया से प्रभावित लोग उस तरह हुआ करते थे, और तमाम ऐसे भी लोग मिल जाते थे कि जो मार्क्सवादी के रूप में जाने जाते थे और उसके भी उग्र रुझान की तरफ होते थे, रुक मिल जाते थे, और सबके साथ समान रूप से बातचीत करने का उनका नेता रहता था श्रीपद जी का। कभी उनकी बैठक में कोई भेदभाव वर्ग का या उम्र का या किसी का नहीं होता था। एक बार उन्होंने आपको स्नेह दे दिया कि शाम की उसमें आपको आपके गिलास में भी उन्होंने कुछ ढाल दिया, तो आप उनके इतने अंतरंग हो गए कि आप उनसे थोड़ी बहस कर सकते थे, जो बहस करने का मौका और उन्होंने दिया। ये अलग बात है कि बाद में उनके बेटे अतुल राय के साथ जो अंतरंगता हमारी लगी, वो थी उनका भी 8 मई को पुण्यतिथि थी हमारे दोस्त अतुल राय की। तो वो लगता था कि मैं पुष्पेश अतुल राय हम लोग लगातार लगभग रोज मिलने वाले लोग बोल चुके थे। ये बात तो कह जानी चाहिए कि एक चित्रकार के रूप में जो उनका स्तर था, उनका क्लास था, उनकी गणना उस समय 69-70 के वर्षों में वे रामकुमार, कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता, इनकी कैटेगरी के, इनके स्तर के चित्रकार माने जाते थे। और एक एग्जीबिशन हुई थी उन दिनों ललित कला अकादमी में ही रविंद्र भवन में, उसमें जो पहला उसका रिव्यू छपा था इंसान टाइम्स में, तो जिसने भी किया था उसने लिखा था मास्टर ऑफ ब्लू, हमें तब याद है। उसमें ज़्यादातर जो उनके चित्र थे और बड़े बड़े चित्र थे उसमें भी, कि जिसमें उन्हें कहा गया कि नीले रंग की तमाम तरह की छवियाँ, तमाम तरह की छटाएँ, जिसमें समुद्र से लेकर आसमान तक के तमाम रंगों के साथ साथ, तो उन्हें मास्टर ऑफ ब्लू कहेंगे। वो 3 कॉलम का एक बड़ा आलेख था उस एग्जीबिशन के बारे में। उस एग्जीबिशन में कम से कम 3 पेंटिंग को मुझे याद है बड़े दामों पर खरीदी गई थी, और वो रेट वो था खरीदे का जो समय के दिग्गज चित्रकारों का चित्रों का मूल्य हुआ करता था,
वही उनके चित्रों का मूल्य था श्रीपत राय जी के लिए। एक बात उनके बारे में और कही जानी चाहिए, और वो ये कि श्रीपत राय जी ने तमाम ऐसे लोगों के साथ भी बड़े स्नेह का दोस्ताना संबंध रखा, जिन लोगों ने उनका आतिथ्य इलाहाबाद में महीनों नहीं सालों तक उनका आतिथ्य स्वीकार किया। कहीं से आए स्थापित होकर उन्होंने अपने घर में रहने की जगह ली, उस घर में पूरे अधिकार के साथ इलाहाबाद में रहते रहे हसीन रोड पर। और उसके बाद उन लोगों ने जिस तरह की कहानियाँ, जिस तरह की चीज़ें श्रीपत जी के बारे में लिखी, उन लोगों के बारे में भी श्रीपत जी ने कभी भी किसी कटुता के साथ बात नहीं की। मैं कई बार उत्तेजित होकर उनके बारे में कहा भी कुछ भी, उनका छोड़िए बातें नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता है, ये बड़प्पन था उनका। मैंने श्रीपत राय को अपने दौर के किसी भी समकालीन के बारे में कभी भी कोई कट बात, हल्की बात नहीं लिखा। हमेशा हर व्यक्ति का एक उजला पक्ष ही रखने की कोशिश की उन्होंने। इलाहाबाद को अड्डा था तमाम तरह की, तमाम झगड़े होते थे साहित्यकारों के बीच में, उन सब के बारे में, किसी के बारे में श्रीपत जी ने कभी भी कोई हल्की बात नहीं की। और जो लोग आदि थे इस बात के, उनको लोग जानते भी हैं, इलाहाबाद के वैसे थे अखाड़िए, उनके बारे में भी श्रीपत राय जी ने कभी भी कोई हल्की बात नहीं की। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बात और, उनका एक पक्ष आलोचक का, अपने दौर का ऐसा कोई साहित्यकार नहीं था कि जिसको उन्होंने प्रकाश में लाने के लिए पूरी कोशिश की हो। और एक मैं रचनाकार के बारे में मैं हम पे साझेदार कह सकता हूँ। नसीम शर्मा जी इलाहाबाद रहने वाली थी, उनके पति जेल में प्रोफेसर थे। नासिरा जी शुरू में लिखती थी, मगर वो दिनों बच्चों को पालना था, तमाम समस्याएं थी घर में, और उनके पति पहले नॉर्थ ईस्ट में थे, फिर जेल में आए, तो उनका लेखन कार्य लगभग ठप हो चुका था। जब वह बच्चे बड़े बड़े हो गए तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा, उनके पति भी हमारे दोस्त थे, वार्डन भी थे, कावेरी हॉस्टल थे, कि रमेश ऐसा है कि तुम और अतुल मिलते रहते हो, और श्रीपत जी जानते हैं मुझे, हमारे परिवार को भी जानते हैं, और मेरा अभ्यास छूटा हुआ था, मैं दोबारा लिखने की वो कर रही हूँ, कुछ लिखा भी मैंने, पर दिखाना चाहती हूँ कि क्या मैं इसको परसों करूँ या परसों न करूँ। थोड़ा संकोच हो रहा है मुझे, तो गैप लंबा हो चुका है वहाँ पर। देखिए हम लोगों ने एक दिन मुन्नू के पास स्टैंडर्ड हेरेड हुआ करती थी गाड़ी, एक दरवाजे वाली हुआ करती थी, एक ही दरवाजा होता था, उसमें हम लोग जेनू में आए थे, वहाँ से उनको लेके गए, मिलाया, और वो इतना पूरे उनके परिवार को, आशा परिवार को, मुस्लिम परिवार था जिससे चाचा का बड़ा अच्छा संबंध था, तो बातें हुई, उन्होंने रख ली वो कहानियाँ, 8-10 जो भी थी रखी उन्होंने। उसके बाद फिर तब तक मोबाइल तो था नहीं, फोन भी मिलना मुश्किल होता था। एक बार कभी 1-2 महीना बीत गया होगा, तब उन्होंने अचानक कहा, कह रहे भाई तुम कहानियाँ जो दे गई नासिरा जी, उनसे बोल देना, संदेश दे देना कि जब भी मौका मिले किसी दिन बोलेगी या इन कहानियों में से, और कुछ ले जाओ तुम, ये वापस कर, फिर उनका रोक दिया, नहीं ऐसा नहीं है, अब वो जब आएंगी तब उनको दे दूंगा। उसके बाद की बात हो गई 2 महीने बाद, दोबारा जो नासिरा शर्मा जी का जमकर लिखना शुरू हुआ कहानी का, उसमें भी उसने निश्चित तौर पर श्रीपत राय जी की बहुत ही निर्णायक भूमिका रही है। मैं कहना चाहता हूँ तो नासिरा जी हमारे दौर की बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं, और निश्चित तौर पर अगर श्रीपत जी का प्रोत्साहन उनके दूसरे दौर में न मिला होता तो शायद हिंदी साहित्य एक बड़ी लेखिका से वंचित रहता। इन शब्दों के साथ मैं श्रीपत राय को अपने श्रद्धास्मरण करता हूँ, और विजय राय जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने श्रीपत राय जी के बारे में यह निकाला। सही बात है कि आज के लोग श्रीपत राय जी को नहीं जानते होंगे। श्रीपत राय इनका चित्रकार के रूप में स्तर राम कुमार, तैमूर मेहता, किशन खन्ना और हुसैन राव के ऊपर हो सकते हैं, और ये सब एक मित्र मंडली थी, बराबर के लोग थे एक दौर में भी। और एक आलोचक के रूप में, एक संपादक के रूप में उनकी एक ऐसी भूमिका रही है कि तमाम साहित्यकारों को उन्होंने प्रकाश में लाया, सामने लाई, कि उनकी भूमिका रही थी। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे अच्छे इंसान के रूप में जो दिल्ली शहर में उन दिनों एक सहज अड्डा थे, उन दिनों साधन कम होते थे, पत्रकारिता में तो और भी कम तनख्वाहें थी, और हिंदी साहित्य में ज़्यादातर लोग निम्न मजदूरी परिवारों हुआ करते थे। वहाँ पर मैंने कहा इन सब नामों को याद किया जाए, अशोक सत्सरिया, प्रयाग शुक्ल, महेंद्र बल्ला से लेकर और भी बाद में गिरधराठी, ये सब लोग जुड़ते गए
एक बड़ा सर्किल था। श्रीकांत वर्मा का नाम लिया, निर्मल वर्मा जी तो अक्सर ही वहाँ के थे। निर्मल जी के प्रति बड़ा स्नेह था श्रीपत राय जी का, तो क्योंकि वो राम कुमार जी के दोस्त थे तो निर्मल जी को वो छोटे भाई जैसे मानते थे। तो एक ऐसा है श्रीपत राय जी का उस 70 के दशक में दिल्ली में होना एक तरह से तमाम साहित्यकारों के लिए एक ऐसे व्यक्ति का होना था जो उनकी प्रतिभा को पहचान कर प्रकाश में लाने की कोशिश कर सकता था बिना किसी अपेक्षा के, बहुत ही सहृदयता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय राय जी आपको। आदरणीय शेखर जोशी, वर्मा जी, डॉक्टर रमेश दीक्षित और अमित राम। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिता श्रीपत राय जी की जन्म शताब्दी पर लम्हे पत्रिका ने ये विशेष अंक प्रकाशित किया है। मैं संपादक विजय राय और लम्हे की पूरी टीम को उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। श्रीपत राय जी का हिंदी साहित्य जगत कहानियाँ, आलोचना के अलावा एब्स्ट्रैक्ट और मॉडर्न कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है और इस विशेष अंक में उनके योगदान पर हिंदी साहित्य के विशेषज्ञों, लेखकों और आलोचकों को बहुत गहरी सोच और चर्चा की है और विस्तार से अपने संस्मरण प्रकट किए हैं, जिसे आप सब रुचि से पढ़ेंगे। श्रीपत जी एक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और बाय नेचर वो बहुत उदार प्रकृति के थे, बहुत साधारण व्यक्ति, जरूरतमंदों, खासकर संभावनाशील उभरते लेखकों की मदद करते और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते। हम लोग यहाँ सब जितने त्यौहार थे बहुत अच्छी तरह श्रीपत जी मनाते थे और सारे तीज त्यौहार जैसे होली पर मुझे याद है कि सरस्वती में से कर्मचारी होली खेलने आते थे, उनसे वो बहुत घुल मिलकर होली खेलते थे। दिवाली पर पटाखे लाई लावा मिठाई दिए लाते और हम सब बच्चे मिलकर घर सजाते। क्रिसमस पर माता जी केक और पुडिंग बनाती और सब तरह के लजीज खाने का हम लोग आनंद लिया। रक्षाबंधन पर मुझे आश्चर्य होता था कि सरस्वती प्रेस के कुछ कर्मचारी उनको राखी बांधने आते थे। बहुत बाद में मुझे पता चला कि ये लोग उनको अन्नदाता मानते थे। वास्तविकता में वे उदार प्रकृति के थे और दान पुण्य में विश्वास रखते और आज तक वो प्यार से याद किए जाते हैं। आज बहुत लोग ने यहाँ विचार रखे और मैं बहुत आभारी हूँ कि शेखर जोशी जी ने अपने संस्मरण और पुराने सरस्वती प्रेस के शुरुआती दिनों के साथ तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, मुझे मालूम है। उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण ये सूचना की कि महाराष्ट्र के भाषा विभाग ने एक कलेक्शन छापा है जिसमें तकरीबन 75% जो स्टोरीज है वो कहानी मैगजीन में छपी। इसका अगर कुछ मुझे आपको इसके बारे में कुछ डिटेल पता करें कौन सी हम लोग चाहेंगे कि वो कहानी मैगजीन का और एक जगह जैसे कि अनपॉसिबिलिटी कहानी मैगजीन का कलेक्शन हो हमारे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में शायद मिरांडा हाउस लाइब्रेरी में होगा और उसको
पता नहीं किस हालत में है, क्योंकि अब मैगजीन का बीच में एक दफ़े फिर प्रकाशन हुआ था, बीच में बंद हो गई थी बहुत, उसके बाद उसका पुनः प्रकाशन हुआ था। अतुल थे और हम लोग जो मिल थे उसको 1990 में किया था, 90 या 92 में। और बाकी सब लोगों ने इतना अच्छा उनके बारे में रमेश दीक्षित ने जो चीज़ें बनाई, डॉक्टर रमेश दीक्षित ने, वो सब मेरी आँख के सामने पूरी घूम गए, क्योंकि मैं उन दिनों वहाँ इतना नहीं रहता था, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना MA कर रहा था इकोनॉमिक्स में। तो लेकिन उसके बाद उनसे भी मेरी दोस्ती बड़ी पुष्पेशपान के जरिए, उन लोग से जाना होता था वहाँ बैडमिंटन खेलने, जो चतुर हाउस का जो हॉस्टल था उसमें बैडमिंटन कोर्ट था, तो वहाँ पर जयंत प्रसाद और हम और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ये लोग सब भी रहते हैं, वहाँ बैडमिंटन खेलते। तो उन्हीं दिनों पुष्पेश जी से और रमेश जी से भी भेंट रहती थी, और बाद में तो खैर वो फैमिली मेम्बर की तरह ही हो गए ये सब, पुष्पेश भी और रमेश भी। त्याग शुक्र का लेख जो पढ़ा गया, और उसमें तो ऐसी बातें हैं जो कि मुझे तो खुद आश्चर्य होता है, मुझे भी नहीं पता है। और कोई माने हुए आलोचक हैं, उनका भी मेरे ख्याल से उसमें कुछ लेख है, लेख है क्या का। ये और इन शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ लम्बई को, लम्बई नाम को कायम रखने का और उसको आगे बढ़ाने का, और आप सब लोग का बहुत बहुत आगे उठाने का धन्यवाद। मेरी शादी तक मुझे पता नहीं था वो प्रेमचंद के सुपुत्र थे। हम अपने पिताजी के साथ आए थे, बोले हमारे पिताजी कलाकार थे बनारस यूनिवर्सिटी में, चित्रकार विभाग में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो बोले अपने चित्रकार दोस्त से मिलाने ले चलता। तो मैं मिलने गई, और क्योंकि ये मेरी सास भी गिर चुकी है, तो लोग के दोनों की कुछ इंट्रैक्शन करना है, तो लोग बैठे खाने को खिलाया, तो सब वो बातें, फिर बंगला में बात करना, तो उड़िया आती नहीं थी लेकिन समझते थे, तो उनको उड़िया और बंगालियों से कुछ ज़्यादा प्यार था, तो उधर से बात करके बंगला में ही सब बात किए। तो उसके बाद एज ए चित्रकार दोस्त, तब बोला रही बचपन में देखा तो इतनी बड़ी हो गई तुम्हारी बेटी, हाँ तो तुम हमको अपनी बेटी दे दो, तो दे दो ले दो, हमको की शादी होगी। लेकिन शादी के बाद यूपी में होता है ना कि लड़की के घर नहीं जाते, तो हम लोग तो बड़े हुए वहाँ पर, मेरी माँ बड़ी परेशान थी कि मैं 3 नंबर की लाडली, पिताजी की ज़्यादा खास थी, तो कैसा मुलाकात होगी। तो पापा जो थे वसीकत जी, उन्होंने भाभी, उन्होंने बोला इन लोग की शादी हो गई, वो अलग, कल से जिस राखी से तुम हमको राखी बांधोगी, तुम हमारी छोटी बहन हो। तब से राखी का सिलसिला शुरू हुआ अब तक, और उनका आना जाना जैसे पहले तो सोच रही थी उस तरह का हुआ। और उनके साथ बहुत प्रादेशिक फिल्में, हमने जितनी भी रीजनल फिल्में आती थी सब हम मेरे सास तो इलाहाबाद में ज़्यादा थी, स्कूल खोल ली थी, हम उनके साथ गए थे। और जितने गार्डन कहाँ पर वो वल्लभ जी बैठ के वो लिखा करते थे, अचानक उनको दिखना कि देखो ये वो है राइटर है, वो वहाँ मिलेगा इस फाउंटेन के पास। जी जी। और हमारे साथ उनका रिलेशन ससुर से ज़्यादा, किताब के से भी ज़्यादा दोस्ताना ज़्यादा था। और रोज़ शाम को हमारे साथ वो रविंद्र संगीत सुनते थे पढ़ के, जो हमें भी शौक था संगीत का बहुत ज़्यादा, लेकिन बंगला हर बंगला वो हमको बताती ये भाषा, क्योंकि रविन्द्रनाथ जी की बंगला डिफरेंट तरह की है, तो उसको उसके मतलब वो समझाते थे। तो उनके सारे रिकॉर्ड मेरे पास है अभी भी, मैं इसलिए बंगालियों से भी ज़्यादा बंगला में गाना सुनती हूँ, उनको याद करती हूँ। और तो सब इतनी चीज़ें हमको मिली सुनने को। हमारे रिलेशनशिप हमेशा से एक दोस्ताना ज़्यादा रहा, कभी ये नहीं महसूस करने दिया कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। सास ससुर दोनों का मैं नहीं इमेजिन नहीं कर सकती कि ऐसे सास ससुर कहीं मैं हम लोग भी बन जाएंगे, नहीं उम्मीद थी, वो यूनिक ही थे। बस आप कुछ नहीं कह रहा है।
श्रीपद जी को याद करता हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में हौस खास की उनकी कोठी आती है, उसकी पहली मंजिल, उसका हॉल में सोफे पर मुस्कुराते हुए श्रीपद जी, और ज़्यादातर मैं शाम को मिला उनसे, बोतल खुली हुई गिलास और पैक छोटे छोटे, जिनको हम लोग जब वो इधर उधर होते थे तो हम लोग की जो नई उम्र थी तो पैक को ठीक कर दिया करते थे। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मैं और मेरी पत्नी शीला रविकर हम लोग दोनों ही साथ गए थे, और दोनों की पहली कहानियाँ, पहली खेल की कहानी में ही ज़्यादा छपी थी, और दोनों को ही श्रीपद जी बहुत पसंद करते थे। उनका बहुत स्नेह था। एक ख़ास बात जो मुझे सोचते याद करते हुए कभी कभी उसका थोड़ा सा अफसोस भी होता है, उन्होंने बहुत स्नेह से कहा था तुम लोग 2-4 दिन आके रहो मेरे साथ। सब लोग जानते बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। दूसरी मुलाकात और दिलचस्प थी, उसमें मेरे साथ एक मेरी पीढ़ी के कथाकार थे। हम लोग दोनों उनके सामने बैठे थे और उन्होंने ये कहा गया कि वो बहुत उदार थे और कड़वा या कड़ी भाषा नहीं बोलते थे। ये मेरा सही नहीं है, मेरा भी कुछ अनुभव है। कभी कभी वो काफ़ी सीधी दो बात भी करते थे जो उन्हें लगता था। तो उन्होंने अचानक पता नहीं क्या कुछ बात चल रही थी, उन्होंने मेरे पिछली तरफ देखा और बोले घुटना मार भाषा। घुटना मार तो मुझे याद है, उस तरह से उन्होंने कहा घुटना मार भाषा, क्या भाषा है। मैं चौंका एकदम से। और इसके बाद कृपया से आत्मविश्वास न समझें, मैं सिर्फ बात का बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ मेरी भाषा के बारे में कहा, धैर्य सकारात्मक, और उसको संवेदना से जोड़ा, और जो उन्होंने कहा था वो मैं याद करता हूँ। तो मुझे लगता है जैसे उन्होंने उस शुरुआती दौर में, जब मैं लेखन की शुरुआत थी, अपने बारे में बहुत कम जानता था, तो उन्होंने जैसे ऐसा लगता है अब याद करके मुझे, जैसे उन्होंने मेरी एक लेखकीय जन्मपत्री मुझे सुनाई, बता दी बहुत संक्षेप। जैसा कि आप कुछ लोग जानते होंगे, उसके बाद भी मेरे लेखन पर जो बात हुई है, अक्सर उसमें भाषा का पहले जिक्र होता है। इसमें मैं कविताओं को भी शामिल करूँगा जो भी 5-6 वर्ष से लिखता रहा हूँ। एक दूसरी बहुत दिलचस्प बात यह है कि उनका जो भाषा की परख थी, रचनात्मक मुहावरे की परख थी, उसका उनकी वैचारिकता से कोई खास संबंध नहीं था। जैसे हम लोग जानते हैं वो 50-60 का ज़माना अस्तित्ववाद का ज़माना था, और इस दर्शन का असर दुनिया में था, हिंदी साहित्य पर बहुत था, कविता, कहानी, नई कहानी पर था। और श्रीपद जी का उनकी आउटसाइडर और फॉल की बहुत बात करते थे, कहते थे इसका बहुत असर है। लेकिन जब वो भाषा और संवेदना के रिश्ते पर बात करते थे तो उस पर उनकी वैचारिकता की परछाई मुझे नज़र नहीं आती थी। एक किसी अंक में एक लेख छपा है नई संवेदना पर, कहानी के लिए संवेदना, ऐसा कुछ शीर्षक है उसका। उसमें उन्होंने जो मेरी पीढ़ी के 2-3 लेखों का जिक्र किया है, कि उदाहरण दिए हैं, उसमें ज्ञान रंजन का उदाहरण है, दूसरा सिंह का उदाहरण नहीं है। अगर अस्तित्ववाद का प्रभाव मेरी पीढ़ी पर देखना हो तो सबसे पहले दूसरा सिंह का नाम मेरी नजर में। दूसरा सिंह का वो प्रारंभिक लेखन आता है जिसकी बहुत चर्चा होती है, लखपा जैसी कहानी, जैसी कहानी, वो नहीं है। तो यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जो भाषा रचनात्मक मुहावरे की पकड़ थी बहुत गहरी थी कहीं, और उसका वैचारिकता से कोई जरूरी संबंध बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे अतिथेय माने जाते हैं वो, और उस रूप में जो उनका काम है, जैसे हम लोग सब जानते हैं, भारतीय साथ उनके थे, काम करते थे, और प्रतीक का पता उनके अलावा के का पता था। उस तरह से शायद वो व्यक्ति से ज़्यादा संस्था हो गए थे, और कभी कभी ऐसा उनसे एक आंदोलन भी कह सकते हैं। जैसा ज़माना था उसमें मुझे बद्री विशाल कृति की
याद आती है इस संदर्भ में, जो हैदराबाद से कल्पना नाम की पत्रिका बड़ी मशहूर थी उस जमाने में, आप लोग समय पर निकालते थे और हुसैन उंगलियाँ बहुत रहे थे। ये लोग कहीं एक, जैसा कि शेखर जी ने कहा, एक नेपथ्य में रहकर, बल्कि नेपथ्य ठीक कहना शायद बहुत सही नहीं होगा, बल्कि जो ज़मीन तैयार कर रहे थे, एक खेत जिसमें एक खेत को जोत रहे थे, जो साहित्य की उर्वर भूमि बनता है, जिससे सारा साहित्य बनता है। बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है श्रीपद जी की इस संदर्भ में। जानते हैं हंस और कहानी से उनका रिश्ता रहा, कहानी से पत्रिका में कैसे उन्होंने नए लेखकों को सबको छापा और प्रकाशित किया, काफ़ी बात हो चुकी है, उसको दोहराना जरूरी नहीं है। एक अंतिम बात जो जरूर मैं कहना चाहूँगा कि उनके जो निजी, जो अच्छे कहानीकार थे, कुछ कहानियाँ वैसी अपनी सकती हैं, आप लोग देखिएगा, मैंने फिर से पढ़ी थी, मुझे आश्चर्य हुआ, इस तरह उनका जिक्र कम ही हो पाता है। चित्रकार बड़े स्तर के थे, मुझे बताया गया अभी आपको। सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने कहा, उस बात को दोहराना चाहता हूँ, उनके जो सबसे प्रमुख मुझे योगदान लगता है वो उनका भाषा के प्रति जो उनका लगाव और उसको जैसे उसकी अस्मिता को बचाने और जीवित रखने के संघर्ष में अपनी भूमिकाओं को पहचानना और उसको कार्यान्वित करना, ये उनका बहुत बड़ा काम रहा है। आज का खास जगह पर आज राष्ट्रीय संकट गहराया है, आप लोग सभी जानते हैं। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि संकट की सबसे बड़ी परछाई, जैसे शरीर पर चोट लगती है ना, तो दिल पर धमक होती है, ऐसे जैसे भाषा पर बहुत बड़ी चोट हुई है आज, बहुत बड़ी चोट, जिसमें एक भाषा के अर्थ उलट गए हैं। एक आपने सुना होगा, टीवी पर मैं सुन रहा था, ये भाषण आ रहे, ममता बोल रहे थे कि विपक्ष सांप्रदायिक है, उन्होंने एक विभाजनवादी या विभाजनकारी डिवाइसिव काम किया है, और हम लोग काफ़ी संश्लिष्ट और क्या कहा जाए, इंक्लूसिव शब्द का बार इस्तेमाल कर रहे थे, उस तरह के लोग हैं, हम लोग सेकुलर। इस तरह से भाषा के अर्थ जो आज उलट रहे हैं, तो इस भाषा की अस्मिता के पहलुओं के रूप में मैं श्रीपद जी को फिर से याद करता हूँ बहुत आदर और श्रद्धा के साथ। और ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पक्ष से बहुत सारी एक पूरी प्रवृत्ति जो साहित्यिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ जुड़ती हैं। ऐसे ही मुझे लगता है जैसे उसी धारा में जैसे बाद में पत्रिकाएँ आई और बहुत सारी एक तरह से आंदोलन भी चलते रहे, तो कहीं ऐसी इन प्रक्रियाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम लखनऊ में हैं, तद्भव पत्रिका यहाँ से निकलती है, कहीं उसी धारा का एक अनवरत, एक जैसे परंपरा की निरंतरता का जो काम होता है, वो कहीं उस क्षेत्र में उनका अवदान ऐसा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता।